बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं और अम्बेसडर मजहर जावेद टॉकिंग डिप्लोमेसी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात कर लेते हैं अमेरिका और सऊदी अरब के माबैन जो एक एटमी मुआहदा हुआ है, 123 एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, पिछले बुध को। उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से लोग उसको पे तनकीद भी कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये कोई सही मुआहदा नहीं है, क्योंकि इससे तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है उसको तक़वियत मिलेगी। तो बहुत से इसके पहलू हैं। तो आज हम अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में कोशिश करेंगे कि तमाम जितनी भी इसकी डायमेंशंस हैं उन पे हम बात करें। मसर पहले तो देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये उसी तर्ज का एग्रीमेंट होगा जो कि नहीं, सॉरी, उस तर्ज का एग्रीमेंट नहीं होगा जो कि यूएई के साथ अमेरिका ने 2009 में किया, क्योंकि यूएई को अपने मुल्क के अंदर जो है फ्यूल एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं थी। और फुल जो रिएक्टर जो फ्यूल चाहिए था वो बाहर से ही इंपोर्ट होता है। तो ये जो है एग्रीमेंट, इसमें एक गैप है, क्योंकि इसमें शायद 2 साल के बाद सऊदी अरब को एनरिचमेंट की भी इजाज़त हो, जिससे ये है कि होता है सीक्रेटली मुल्क फिर अपने तौर पे चीज़ों को एनरिच करना शुरू कर देते हैं। वो फिर उस सतह पे लेकर चले जाते हैं जहाँ पे वेपन्स ग्रेड 90% तक यूरेनियम को एनरिच कर लेते हैं। तो ये खतरात तो हैं, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि शायद और चूंकि सऊदी अरब ने किसी मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये कहा था कि जी अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स लिए या बनाए तो फिर सऊदी अरब भी यही करेगा। लेकिन ईरान का मामला तो हम देख रहे हैं कि वहाँ भी एक मामला तो अड़का हुआ है एनरिचमेंट का, ख़ास तौर पे। तो मैं इसको फिलहाल तो ये देख रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अब इब्राहिम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल हो जाएगा, मुझे तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। क्योंकि ओरिजिनली सऊदी अरब का ये कंडीशन थी कि हम उस वक्त तक इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल नहीं होगी। बहुत सी शराइत में एक शर्त ये भी थी कि हमें हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया जाए और सिक्योरिटी पैक्ट किया जाए। लेकिन दूसरी बड़ी अहम जो शर्त थी सऊदी अरब की जानिब से वो थी कि फ़लस्तीन की रियासत को कायम किया जाए, या प्रोसेस कम अज़ कम शुरू किया जाए, और एक टाइम बाउंड प्रोसेस हो। वो तो अभी शुरू नहीं हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि गिवन सर्कमस्टांसिस में सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर सकता है या इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल हो सकता है। अब ये जो है ट्रम्प साहब ने ये 123 एग्रीमेंट क्यों किया? 123 एग्रीमेंट इसको इसलिए कहते हैं कि ये सेक्शन 123 है एटॉमिक एनर्जी जो एक्ट है अमेरिका का 1954 का। यही 123 एग्रीमेंट इन्होंने भारत के साथ भी किया था और यूएई के साथ भी किया है। ये पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को जो है रेगुलेट करता है। तो मैं तो इसको इस तरह भी देख रहा हूँ कि शायद ये सारे गल्फ कंट्रीज अब जो हैं अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, ऑयल पे डिपेंडेंस भी कम करना चाहते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, और फिर पीसफुल पर्पसेस तो हैं, यूजेस तो हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। और चूंकि सऊदी अरब एनपीटी का भी मेंबर है 1988 से, और आईईई के सेफ गार्ड्स भी उस पर अप्लाई होंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी एप्रीहेंशन से देखा जाए। क्योंकि जो ममालिक हैं ना, सऊदी, साउथ कोरिया है, जापान है, जर्मनी है फॉर दैट मैटर, उनके पास तो फिलीपींस। न्यूक्लियर, हाँ वो भी है, तो इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज तो हैं। लेकिन वो भी न्यूक्लियर, चूंकि वो भी सारे एनपीटी के मेंबर्स हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद ये इकोनॉमिक ड्रिवन है एट द मोमेंट। बाद में क्या होता है 10 years डाउन द रोड, वी डू नॉट नो। आपकी क्या टेक है इस बारे में? अच्छा, पहली बात तो है जी, आपने दो तीन चीजों का जिक्र किया। एक तो इसकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट का एस्पेक्ट है, विच इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस दिस एग्रीमेंट, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। वो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट है,
या एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस वजूद में आ रही है, उसमें फंडामेंटल डिफरेंस इज दैट के सऊदी अरब उस यूरेनियम को खुद से एनरिच कर पाएगा या नहीं। आई थिंक दिस एग्रीमेंट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें अभी काफी सारी एक फ्रेमवर्क तो उन्होंने साइन कर दिया है, but much will depend on the details. And when it comes to the details and it comes to the congressional scrutiny, वहां पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान में इश्यूज बहरहाल आएंगे। हम इसको देख रहे हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी जो है, इफ इट इज मोर लिबरल और मोर परमिसिव फॉर सऊदी अरेबिया देन इट वाज फॉर यूएई, then the question is, will it be acceptable to Israel? Because Israel would be very happy to see a strong alliance between United States and Saudi Arabia. But would it be fine for Israel if Saudi Arabia becomes a nuclear weapon state? So बहुत सारी, and then अमेरिका के अंदर भी नॉन प्रोलिफरेशन की लॉबीज मौजूद हैं। सो आई थिंक इसमें एंड देन जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स का इशू तो है ही है। So I see it as agreement on a basic framework of its details are going to be determined, and those details could be very, very decisive. सऊदी अरेबिया का अब्राहम अकॉर्ड साइन करना is a big issue, whether it does it or it doesn't. And there's a fair possibility that it doesn't. So if it doesn't, so then will Americans be more flexible or not? तो इसमें बहुत सारी चीजें अभी आने वाले दिनों में आएंगी। और आपने इसे कंपेयर किया उसके साथ, यूएई के साथ। जब आपने वो कंपेयर किया, वो थिंकिंग कि ये कहीं एक और कैंप डेविड तो नहीं होगा, बिकॉज अगर आप इस एग्रीमेंट के कंटेंट को देखें तो प्रोबेबली इट सीम्स लाइक एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट। जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त किया कि ये इकोनॉमीज जो हैं, दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज। सो ये तो कंटेंट की बात हो गई। एंड सऊदी अरेबिया हैज बीन परस्यूइंग दिस ऑब्जेक्टिव फॉर नाउ मोर देन 20 years. नाउ लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट। इस एग्रीमेंट का कॉन्टेक्स्ट सबसे अहम है। अगर हम ये कहें कि जी ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, then the first question that comes to mind is why now? अगर इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, this proposal had been in the pipeline for at least 20-25 years. और पिछले सालों में अमेरिका ने इस तरह के कई मुआहदे ये एशिया पैसिफिक में भी किए हैं। Then the question is कि why is it coming now, right now, in the middle of a war which is defining the future architecture of this region? जब उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो मुझे इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती, एंड पर्टिकुलरली कंबाइंड विद द फैक्ट कि इसमें उतने स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स नहीं हैं जितने यूएई वाले एग्रीमेंट में थे, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। सो आई एम made to believe that probably it will have a more strategic significance, pulling the United States trying to bring Saudi Arabia in its closer area of influence, pushing it away from China, keeping it as an effective check on Iran. जो इसमें मेन क्वेश्चन मार्क रहेगा, will it be acceptable to Israel or not? Because for Israel, this is, and Israel it does have a very very strong lobby, वो तो हमने जंग में देख लिया है। So मेरी नजर में ये सवाल कि इसराइल इसको किस तरह से देखेगा, that remains one of the key questions. Second question being, will there be an agreement on Abraham Accords? Because जो ट्रम्प की पोजीशन है, that is diametrically opposed to the position adopted by Saudi Arabia. So who blinks? और द एग्रीमेंट डजंट गो थ्रू। सो मेरी नजर में तो ये दो तीन चीजें हैं। जी आपसे मैं ये जी प्लीज आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, नहीं, मैं हाउ विल ये तो देखिए, इसराइल का जहां तक मामला है ना, अगर सऊदी अरब अगर इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाता है तो फिर शायद इसराइल के लिए वो इतना प्रॉब्लम न रहे। लेकिन चूंकि इब्राहिम अकॉर्ड में इस वक्त शामिल होना मुश्किल है सऊदी अरब का, तो ये शायद इसराइल को कंसर्न्स रहें।
लेकिन अभी चूंकि ये कांग्रेस में जाएगा, 2 साल का भी निगोशिएशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। और कांग्रेस, जिसने आपने कहा ट्रम्प के होते हुए इसको अप्रूव भी करते हैं नहीं करते, ट्रम्प के बाद कौन सा प्रेसिडेंट आता है, तो ये मेरे ख्याल में जो पिछले 20-22 साल पे एक एफर्ट हो रही थी, कहीं ना कहीं तो उसको आके इस तरह होना था। अब ये खास सिचुएशन में चूंकि हो रहा है। लेकिन दूसरा सवाल यही पैदा होता है ना, अगर सऊदी अरब को एनरिचमेंट की इजाज़त होगी तो फिर ईरान भी तो अपने जो एनरिचमेंट का जो है राइट, जो एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में आर्टिकल 4 में उसको मिलता है, वो उसको क्यों गिव अप करेगा? वो तो पहले भी नहीं कर रहा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन अगर सऊदी अरब को ये राइट मिलता है और बाकी ममालिक को मिलता है, तो फिर ईरान भी इंसिस्ट करेगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जहां मुझे कम अज कम इस वक्त नहीं लगता कि सऊदी अरब वुड गो न्यूक्लियर इन मिलिट्री टर्म्स, लेकिन ये जरूर है कि जो एक नॉन प्रोलिफरेशन का आर्किटेक्चर बना था 1970 के बाद, उसमें दरारें पड़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और लोग, चूंकि पहले एक अम्ब्रेला था सिक्योरिटी का यूएस की जानिब से, यूरोप में अगर आप देखिए उसमें भी क्रैक्स पड़ रहे हैं। इसी तरह अमेरिका अब एशिया पैसिफिक में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जापान और साउथ कोरिया को उस तरह क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि भाई हमने क्या, हम क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो हर मुल्क के अपने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं, ख़ास तौर पर जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इसी तरह इस तरह यूरोप में अगर आ जाइए तो जर्मनी, पोलैंड वगैरह, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी तो है, और अगर वो चाहें तो कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी बन सकते हैं। तो एक लिहाज से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, नॉन जो एनपीटी है उस पर तो प्रेशर आएंगे। लेकिन सऊदी अरब का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी शायद सऊदी अरब अगर ये हो जाता है अप्रूव, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या सऊदी अरब को एनरिचमेंट की इजाज़त मिलेगी इनसाइड सऊदी अरेबिया। और अगर वो मिल जाती है तो फिर एक इशू सीरियस बन जाएगा। अगर नहीं मिलती, जो एडिशनल प्रोटोकॉल है आईएईए का, जो कि इंट्रूसिव इंस्पेक्शन की बात करता है, फिर तो कोई इतना खतरा नहीं है, क्योंकि यूएई में भी तो देखिए 2009 से मामला चल रहे हैं। तो वो फिर आईएईए कैन हैंडल दोज थिंग्स, फिर उसमें ये खतरा कम होता है कि कोई सरटिशियस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अब डिपेंड ये करता है सारा कि आया एनरिचमेंट की इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। इस पे सारी जो बहस है इस वक्त, वो इस पे आके उसका इत्तेकाज हो जाता है। तो बाकी अब देखना यही है कि अब कांग्रेस इसको अप्रूव करती है कि नहीं। अब ऑब्वियसली इजरायली लॉबी, अगर वो रिचमंड का बीच में मामला आ जाता है ना, तो फिर शायद कांग्रेस के लिए अप्रूव करना मुश्किल हो। फिर अब सऊदी अरब के लिए कितना ज़रूरी है, क्या वो इस 1, 2, 3 एग्रीकल्चर को मानेगा विदाउट हैविंग दिस राइट टू एनरिच डोमेस्टिकली? दैट इज अनदर एस्पेक्ट कि सऊदी अरब उसको मानेगा कि नहीं मानेगा। तो उससे भी कुछ इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगी 2-3 इयर्स डाउन द रोड। मेरी तो यही आई टेक है। मेरा थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा। द कॉन्टेक्स्ट, द टाइमिंग ऑफ द एग्रीमेंट, और जिन हालात में ये हो रहा है, इस किस्म के मुआहदे वो भी न्यूक्लियर इशू से रिलेटेड, जब जंग के बैन दरमियान में हो, एंड समथिंग विच वाज स्टक फॉर द लास्ट 20 years, it suddenly becomes a news item, appears on the headlines one day in the middle of the war. उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा शक की गुंजाइश है कि इट इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेटेजिक पीस इन द इमर्जिंग मिडल ईस्टर्न आर्किटेक्चर rather than being an economic issue. जहां तक आपने इस बात का कहा कि जी अगर सऊदी अरब को हक है तो वाई नॉट ईरान? तो दो डुप्लिसिटी ऑफ पॉलिसी, अप्लाइंग डिफरेंट पॉलिसीज टू डिफरेंट कंट्रीज, वो तो एक पुरानी रीत है, वो कोई नई चीज तो नहीं है। इंडिया के साथ सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था 2008 में, पाकिस्तान पे नहीं किया था। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन डिफरेंट कंट्रीज। अपने
बेशुमार मुल्कों के साथ इस तरह के मुआहदे किए, बट नहीं, व्हेन इट कम्स टू लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ईरान को भी तो मेरे ख्याल में उस ईरान ने भी तो जो एनपीटी की अपनी प्रोविजंस थी उनको ब्रीच किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो उसकी एनपीटी प्रोविजंस थी जो उसको कंप्लाई करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, एक सीक्रेट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि डुप्लिसिटी थी, ईरान ने भी तो डुप्लिसिटस रहा है इस मामले में कि जो एनपीटी की ऑब्लिगेशंस थी उस पर उसने पूरी तरह कंप्लाई नहीं किया और अपना कुछ जो प्रोग्राम था वो आईएईए से छुपा के रखा। तो इस वजह से जो ईरान की क्रेडिबिलिटी थी वो ऑब्वियसली वो डैमेज हुई। इसी वजह से अब लोग जो ममालिक हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो अप्रीहेंसिव है विज़ावी ईरानियंस न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि बाकी ममालिक के बारे में नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान ने ये काम किया तो इसलिए एप्रीहेंशन भी मेरे ख्याल में जस्टिफाइड थी या है। तो डिड द सेम apprehensions also apply to Israel? इसराइल तो एनपीटी का मेंबर नहीं है ना। इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया, ये आर नॉट पार्टी टू द एनपीटी। तो इसलिए आप वो ठीक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, प्रैक्टिसेस बन गई हैं, लेकिन वी नेवर कमिटेड दैट वी वुड नॉट बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो इस वजह से हमारे जो एनपीटी की प्रोविजंस हैं वो नॉन एनपीटी मेंबर्स पे तो अप्लाई नहीं हो सकती। For me, it's very difficult to accept the duplicity of. नहीं, डुप्लिसिटी तो है ही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन Agreement. इस मामले में मैं थोड़ा सा, मतलब ये है कि ईरान को बिल्कुल आप बरज़िम्मा नहीं करार दे सकते। अगर लोग उसके प्रोग्राम के बारे में अप्रीहेंसिव हैं तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी है। It depends on how we frame the question. But for some reason, मेरे जहन से डुप्लिसिटी का एलिमेंट जो है ना, मुल्क जो ठीक है मुल्क जो है, it ठीक। uses nuclear weapons back in 1960, right? और उस पे कोई कदगन नहीं आती। That still is the biggest violator of human rights. और दूसरी तरफ जो है, आप डिफरेंट ममालिक को कह रहे हैं कि जी आपको हम देंगे, आपको नहीं देंगे, आपको हम इन टर्म्स के तहत देंगे। तो डुप्लिसिटी को तो मेरा ख्याल नहीं, है वो तो देखिए, माइट इज राइट, वो तो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हकीकत है हम सब जानते हैं। लेकिन जो है बात चीज़ें, क्योंकि एक इंटरनेशनल आप कमिटमेंट जब देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत आप सोच समझ ही देते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि जो ईरान भी अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्टी बना तो वो रेवोल्यूशन से पहले का था। बल्कि मुझे याद आता है जेनीवा में जब मैं सर्व कर रहा था तो वहाँ पे ईरान के सफ़ीर हुआ करते थे। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि बासित, आप लोगों ने सही काम किया कि आप लोगों ने एनपीटी साइन नहीं की और आपने उसको मशरूत किया इंडिया के साथ। हम फंस गए हैं, काश हमने भी ना किया होता तो आज हमारे लिए सारे मसाइल ना होते। लेकिन बहरहाल उनके पास अभी भी एक ऑप्शन है, वो विड्रॉ कर लें। जो आर्टिकल 9 है मेरे ख्याल में इस ट्रीटी का, एनपीटी का आर्टिकल 10 है, आई एम नॉट वेरी, तो उसके तहत वो 3 महीना का नोटिस दें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और एक्सप्लेन करें कि जी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस तब्दील हो गए हैं, तो अब हम जो है एनपीटी से विड्रॉ। जैसे नॉर्थ कोरिया ने किया, नॉर्थ कोरिया ने भी यही किया, एनपीटी में शामिल था, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, नोटिस दिया और विड्रॉ कर दिया। तो ईरान भी ये कर सकता है। तो एक लीगल तरीका तो मौजूद है, लेकिन ईरान वो भी नहीं करना चाहता और क्लैंडस्टाइनली अपना प्रोग्राम ही परसू करना चाहता है। तो ये तो नॉर्थ कोरिया की तरह खुल के सामने खेले ना जी, हम तो ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल है इस पे हमारे ख्यालात मुत्तफिक नहीं होंगे। नहीं होंगे, चलिए। चलिए। ये माई वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। जी जी। वो मेरा तो हमेशा वही एंगल होता है कि सारा कुछ ठीक है, but how हम्म। does it affect and what implication it has for Pakistan in terms of balancing act between Saudi Arabia and Iran in the years to come? And secondly, do you see any room कि अगर सिविलियन पर्पसेस के लिए सऊदी अरेबिया में ये फैसिलिटीज कायम होती हैं
Do you see any possibility or prospect of Pakistan assisting Saudi Arabia in technical terms? क्योंकि वो expertise और experience तो हमारे पास है ना. Do you think Pakistan's role or scope in Saudi Arabia in technical assistance? आपका क्या ख्याल है? हम चूंकि एनपीटी के मेंबर्स नहीं हैं, पार्टी नहीं है, वी आर नॉट पार्टी टू द एनपीटी, तो हमारे लिए एक वो लिमिटेशन है। लेकिन अमेरिका चूंकि ये उसके भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और वो चाहेगा कि ये सारा जो भी प्रोग्राम है सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके कंट्रोल में ही रहे और किसी और वो शायद उसमें इतनी उसका इतना अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद हमारा रोल कोई इतना ज्यादा ना हो, कहीं ना कहीं शायद कोई वर्कशॉप, कोई आगे पीछे ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज एनहांस करना, वो उस किस्म की चीजें हो सकती हैं और वो हम पहले भी करते रहते हैं। हमारा जो डिसार्ममेंट डिवीजन है या एसपीडी है, इस किस्म के प्रोग्राम्स हम रन करते रहते हैं। लेकिन मैं कोई ज़्यादा बहुत एक्टिव रोल पाकिस्तान के लिए इस में नहीं देख रहा, जहाँ तक अमेरिका और सऊदी अरब का एग्रीमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन ये बात भी याद रहे कि अभी ये फौरी तौर पे तो ये नहीं इन इफेक्ट हो रहा, अभी बड़े मरहल से गुजरना है इस 1, 2, 3 एग्रीमेंट को। तो अभी जो चीज़ें शेप लेंगी, इट विल टेक फ्यू ईयर्स इन माय व्यू। तो अभी देखना यही है कि कांग्रेस किस तरह इस पर रिएक्ट करती है। ये अब क्योंकि हमारे पास ट्रीटी है, टेक्स्ट भी मौजूद नहीं है, टेक्स्ट में है क्या। तो जब ये कांग्रेस में जाएगा, टेक्स्ट पब्लिक होगा, तभी हम सही मानों पे इस पे कमेंट दे सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आया पाकिस्तान के लिए रोल भी बनता है नहीं बनता। और चूंकि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी है, और तो भारत कुछ ना कुछ तो रोल पाकिस्तान के लिए होना चाहिए ना जी। ये बस इसी नोट पे ख़त्म करते हैं आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच नाजरीन फॉर वॉचिंग टॉकिंग डिप्लोमेसी। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।